सो वर्कर्स की कंडीशन पुअर थी, बट वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव कब हुई? ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। ओके, 1840s के आसपास इंग्लैंड में बिल्डिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। वहां की सरकार ने लंदन में, दूसरे शहरों में, गांव देहातों में मैसिव लेवल पे, यानी बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। यानी रोडवेज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई, रेलवेज की सेटिंग अप होनी स्टार्ट हो गई। लंदन अंडरग्राउंड की मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो ट्यूब सिस्टम है, लंदन ट्यूब या लंदन अंडरग्राउंड, जैसे हमारे देश में मेट्रो सिस्टम है, उस तरह से लंदन में उसको स्टार्ट कर दिया गया। फिर कैनाल्स वगैरह डग करनी स्टार्ट कर दी इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे जो स्टेप्स थे लिए गए, इसने लेबर की मैसिव लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पर डिमांड क्रिएट कर दी, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स में लेबर की जरूरत पड़ने लग गई। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज इंप्लॉयमेंट की इन वर्कर्स के लिए अब बढ़ गई। तो जैसे जैसे वर्कर्स की डिमांड बढ़ी और वर्कर्स की शॉर्टेज होने लग गई, तो वर्कर्स की सैलरीज भी बढ़ गई और धीरे 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 वर्कर्स की जो कंडीशन है वो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले इंप्रूव हुई। तो 1840s में जो डेवलपमेंट वर्क था पूरे देश में, इंग्लैंड में जो स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क जो स्टार्ट हुआ, जैसे रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स, मेट्रो सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, इससे जो है वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई। एंड इन नेक्स्ट 30 years द कंडीशन ऑफ वर्कर्स ड्रास्टिकली एंड ग्रेटली इंप्रूव्ड। ओके, अब वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे क्या सीन था। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसको हम ना दो टाइम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती थी और इंडिया की क्या पोजीशन थी, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पर क्या असर पड़ा। हम इसको ऐसे डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू में इंडिया में बनने वाला टेक्सटाइल यानी कपड़ा पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर था। इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनता था, वर्ल्ड के अंदर उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। मतलब इंडिया का जो पोजीशन थी वो आज कह सकते हो कि जैसे चाइना आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में माल को सप्लाई करता है, उस टाइम पे इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, खास तौर पे अपने कपड़े को लेकर के, टेक्सटाइल को लेकर के। और भी बहुत सारे गुड्स थे, स्पाइसेस भी थे, जेमस्टोन्स थे, मेटल वर्क था, बहुत सारी आइटम्स थी जो इंडिया में बनती थी और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी भारी डिमांड थी और पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो मशीन्स के आने से पहले इंडिया में कॉटन, सिल्क, जो भी क्लॉथ बनता था, कॉटन और सिल्क, पूरे वर्ल्ड में उसकी डोमिनेशन थी, उसका पूरा फैला हुआ था। बहुत ही फाइन वैरायटी ऑफ क्लॉथ इंडिया में बनता था और सिल्क रूट के जरिए इंडिया से ये सामान पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता था, पूरे वर्ल्ड में जाता था। खासतौर पे सिल्क रूट की अगर हम बात करें तो वो चाइना से स्टार्ट होता था सिल्क रूट, और वहां से चलता हुआ मिडिल ईस्ट से होता हुआ, अरेबियन कंट्रीज से होता हुआ वो यूरोप तक पहुंचता था और वहां से फिर आगे यूरोप में पूरा का पूरा वो माल सप्लाई होता था। तो इंडिया से सिल्क रूट के थ्रू कैरावान्स में ये माल जो है ट्रेडर्स लेकर यूरोप तक सप्लाई करके आते थे। इसके अलावा सी रूट से भी इंडिया से बहुत सारा माल दूसरे देशों तक सप्लाई होता था। तो सी ट्रेड भी था और लैंड ट्रेड भी था। लैंड में लैंड सिल्क रूट, और फिर सी से जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान और चाइना और भी आसपास के जितने भी ये कंट्रीज हैं, जो जिनको आज हम थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया हैं, बर्मा, ये सब कंट्रीज के नाम हम बोल सकते हैं, इन तक ये माल जाता था। और इस तरफ से जो है अरेबियन कंट्रीज और फिर आगे अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब से इंडिया जो है वो सी रूट से भी कनेक्टेड था। ठीक है, और फिर लेटर ऑन यूरोप के साथ भी सी रूट से इंडिया का कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, इंडिया के मेजर पोर्ट्स हुगली, ये ईस्टर्न कोस्ट पे, और वेस्टर्न कोस्ट पे हम देखेंगे सूरत गुजरात में, और मसूलीपट्टनम, ये मेजर पोर्ट्स थे जहां से माल इंडिया से दूसरे देशों तक जाता था। अब ये अगर ये ट्रेड जो है, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, ये कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले किया जाता था, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। इंडियन मर्चेंट्स यानी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, जो कपड़ा
सप्लाई करते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इस बिजनेस को फाइनेंस करते होते थे, ये पैसा लगाते थे इसमें, ठीक है। तो बड़े बड़े सेठ, बैंकर्स हम बोल सकते हैं इनको, ये और ट्रेडर्स जिनके पास पैसा था वो इस ट्रेड में पैसा लगाते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ये सप्लाई मर्चेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते थे। सप्लाई मर्चेंट्स कौन थे? सप्लाई मर्चेंट्स से ये वो लोग थे जो गांव देहातों में जाकर जो वीवर्स थे उनसे कपड़ा परचेज करते थे, उनसे कपड़ा मैन्युफैक्चर करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स कहां रहते थे? गांव देहातों में, जहां पे वीवर्स भी रहते थे, ठीक है। तो सप्लाई मर्चेंट्स इन वीवर्स को एडवांस में पैसा देते थे, और ये पैसा सप्लाई मर्चेंट्स के पास कहां से आता था? इन बड़े बैंकर्स के और बड़े बड़े सेठों के पास से ये पैसा आ जाता था, बड़े बड़े मर्चेंट्स के पास। ये सप्लाई मर्चेंट को पैसा देते, सप्लाई मर्चेंट आगे वीवर्स को पैसा देते थे, और विलेजेस में ये क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। सप्लाई मर्चेंट्स फिर वीवर से इस क्लॉथ की डिलीवरी लेते थे और उसको लोड करके वो सिटीज, पोर्ट्स, जहां से ये माल आगे वर्ल्ड मार्केट में जाना है, एक्सपोर्ट होना है, वहां तक, उन डेस्टिनेशंस तक ले आते थे। तो सप्लाई मर्चेंट्स इनको ले आए शहरों के अंदर, पोर्ट सिटीज में। यहां पर बड़े जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, ये सप्लाई मर्चेंट से ये कपड़ा खरीदते थे बाय यूजिंग अ ब्रोकर, यानी बीच में एक बिचौलिया होता था जो सप्लाई मर्चेंट्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट के बीच में ट्रांजैक्शन, यानी आपस में डील कराता था, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट मर्चेंट था वो अपना प्राइस बताता था इस ब्रोकर को, ब्रोकर जो है वो सप्लाई मर्चेंट से बातचीत करके एक पर्टिकुलर प्राइस पर दोनों पार्टीज की डील फाइनल करा देता था। तो प्राइस को निगोशिएट करके सप्लाई मर्चेंट से एक्सपोर्ट मर्चेंट कपड़ा खरीद लेता था। उसके बाद वो अपने शिप्स में इस प्रोडक्ट्स को लोड करके वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज देता था, और इस पूरे प्रोसेस में सारे जो लोग जुड़े हुए थे वो काफी अच्छा मुनाफा कमा पाते थे। अब हम बात करेंगे कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स कैसे हो गया, ये सारा सिस्टम तबाह कैसे हो गया। इंडिया इसी ट्रेड की वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट ये सारा सिस्टम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। डिके ऑफ इंडियन पोर्ट्स एंड राइज ऑफ यूरोपियन पोर्ट्स, यानी इंडियन पोर्ट सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये खत्म हो गए, और ब्रिटिशर्स के पोर्ट्स यानी बॉम्बे, मैड्रास, ये खड़े हो गए आकर के, ये पनप गए, ये आगे बढ़ गए। कैसे हुआ? यूरोपियंस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में काफी स्ट्रांग हो चुके थे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अपनी नेवी की वजह से। उन्होंने अपनी शिप्स को इंप्रूव कर लिया था, उन्होंने अपनी आर्टिलरी, मॉडर्न आर्मी सिस्टम को सेटअप कर लिया था, नेवी को सेटअप कर लिया था, तो वो सीज को वो बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने लग गए। यूरोपियंस जो हैं वो पावरफुल हो गए, ठीक है, और इंडिया में आने लगे। जो पोर्ट सिटीज थे, यहां पर वेरियस पोर्ट्स के आसपास किंग्स को इन्होंने कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया ताकि ट्रेडिंग राइट्स अपने हाथ में ले लें। तो किंग्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस करके ट्रेड करने का राइट अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब इस राइट के आते ही जो भी इंडिया से माल जाता, किसके थ्रू जाता? यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि पूरे सी को वो कंट्रोल करने लग गए थे। इंडियन शिप्स को वो डुबा देते थे, इंडियन ट्रेडर्स को वो अपना माल ले जाने नहीं देते थे। तो ये बताकर, ये दिखाकर किंग्स को उन्होंने धमका दिया, समझा दिया कि भाई हमें ट्रेडिंग राइट दे दो, हम जो है आपके माल को लेकर के जाएंगे यहां से। उन्होंने अपना राइट ले लिया। तो इस वजह से जो उन्होंने अपने पोर्ट सेटअप किए, बॉम्बे, मद्रास और भी कई जगहों पर उन्होंने अपने पोर्ट सेटअप किए, धीरे धीरे ये पोर्ट्स जो हैं वो आगे बढ़ गए। और जो इंडियन पोर्ट्स से, क्योंकि वहां से तो माल जा ही नहीं रहा था, धीरे धीरे इंडियन पोर्ट्स के डिमांड जो है वो माल जाने की वो बंद हो गई, खत्म हो गए। अब वीवर्स की कंडीशन देखते हैं कि वीवर्स पर इस पूरे प्रोसेस का क्या असर पड़ा। शुरू में वीवर्स की कंडीशन तो बहुत ही बढ़िया थी, दे वर हैविंग अ हैप्पी टाइम। कारण क्या था? इंडियन ट्रेडर, सप्लाई मर्चेंट्स तो वीवर से माल खरीद ही रहे थे, अब यूरोपियंस भी आने लगे। क्योंकि पहले क्या था, इंडियन ट्रेडर्स माल यूरोप तक लेके जाते थे और वहां बेचते थे, तो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो भी अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि जहां सोर्स है, जहां से माल आता है, क्यों ना हम ही वहां पे पहुंच जाएं और माल खरीदें। तो वो भी इंडिया में आने लग गए। उन्होंने, अभी मैंने जैसे बताया ना कि उन्होंने राइट्स ले लिए पोर्ट्स के, अब वो अंदर गांव देहातों तक भी पहुंच गए। धीरे धीरे खोजते, ढूंढते, पता करते कि भाई कहां से माल आता है। वो वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वीवर सप्लाई करते हैं, तो उन वीवर से उन्होंने भी माल खरीदना स्टार्ट कर दिया। वीवर्स के मजे हो गए। क्यों मजे हो गए? क्योंकि अब डिमांड डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। पहले वो इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स को भी बेच रहे थे, अब वो यूरोपियन और बाहर वालों को भी बेच रहे थे, और ये आपस में कंपीट कर रहे थे, तो और ज्यादा प्राइस वो पे करने के लिए रेडी थे।
इवन कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने देश में अपनी सरकार को और अपने जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, तो अपने जो भी ओनर्स थे उनको लेटर्स लिखकर भेजा कि यहां पर तो बड़ी दिक्कत है, सप्लाई जो है क्या कहते हैं वीवर से हासिल करना, वीवर से सप्लाई को लेना बड़ा मुश्किल है, ये तो मुंह मांगे दाम लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा कि हम इसको कंट्रोल कर पाए पूरे सिस्टम को। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ऐसे सेटअप्स बिठाने चालू कर दिए कि बाकी यूरोपियंस को भी साइड कर दिया और इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स को भी साइड कर दिया और वीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब ये कैसे किया? इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसको उन्होंने नाम दिया गुमाश्ता सिस्टम। अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि वीवर्स का क्या हाल हुआ। इसमें गुमाश्ता सिस्टम के आने से वीवर्स का हाल अच्छा नहीं रहा। ठीक है, फिर भी वीवर्स जो हैं सरवाइव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री के बने हुए, इंग्लैंड में बने हुए कपड़े को भी इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर स्टार्ट हो गया तब वहां के ट्रेडर्स ने वहां की गवर्नमेंट को कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई इंडिया से आने वाले क्लॉथ की वजह से तो बहुत कंपटीशन है, हमारा क्लॉथ तो बिक ही नहीं पाता, उसकी बहुत डिमांड है, आप इनके क्लॉथ को रुकवाओ। तो कैसे रुकवाया जाए? उन्होंने इंडियन क्लॉथ के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, टैरिफ्स लगा दिए। ठीक है ना, उन्होंने अपने देश में बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से इंडियन क्लॉथ महंगा हो गया और वहां पे उसकी डिमांड खत्म हो गई। इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो इंडियन मार्केट में भी अपना माल भेजना है। पहले क्या होता था, यहां से शिप जो है आता था, कॉटन खरीदता था, रॉ कॉटन वहां पे जाता था, वहां पे कॉटन क्लॉथ बनता था और उनकी मार्केट में बिकता था। अब वो चाहते थे कि वहां का बना हुआ कॉटन क्लॉथ इंडिया में भी बिके, तो वो इंडिया में भी उन्होंने अपना कॉटन क्लॉथ सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया चीप प्राइसेस पे, क्योंकि वो तो फैक्ट्रियों में बन रहा था, हैंडमेड तो महंगा होता है। इंडियन वीवर्स तो हाथों से बनाते थे, बहुत हाई क्वालिटी का स्टाइलिश लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब वो जो कपड़ा आके इंडिया में बिकने लगा वो सस्ता था, उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो इंडियन वीवर्स को और दिक्कत हो गई। पहले वहां जो मार्केट थी वो खत्म हो गई, इंडिया में जो मार्केट थी वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो गई। तो वीवर्स ने स्पेशलाइजेशन करनी स्टार्ट कर दी। अब दे नीडेड टू सर्वाइव, तो कुछ वीवर्स ने तो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर दी, कुछ वीवर्स ने वीविंग का काम ही छोड़ दिया। तो ये सब कैसे हुआ उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस गो इनटू द डिटेल। सबसे पहले गुमाश्ता सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम स्टैब्लिश किया था ताकि वीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लें, ताकि क्लॉथ की सप्लाई उनके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो गुमाश्ता सिस्टम वाज सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द क्लॉथ ट्रेड इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन पर्संस को ट्रेन करके अपने अंडर एम्प्लॉय कर दिया। किस पर्पस के लिए? टू डू द सेम जॉब विच सप्लाई मर्चेंट्स वर डूइंग। तो उन्होंने सिलेक्ट किए लोग, उनको ट्रेनिंग दी और उनको पैसा दिया और उनको गांव में भेजना स्टार्ट कर दिया। वीवर्स को क्या देने के लिए? एडवांसेस देने के लिए। वीवर्स वर ऑलवेज इन शॉर्ट ऑफ मनी, उनको हमेशा एडवांस चाहिए होता था पैसा। अब पहले ये एडवांस कौन दिया करता था? सप्लाई मर्चेंट्स। सप्लाई मर्चेंट्स को कंपीट करते हुए गुमाश्ता, जो इन्होंने ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया, दे गेव द नेम टू दैट पर्सन एज गुमाश्ता। उस पोस्ट को गुमाश्ता बोलना स्टार्ट कर दिया। तो गुमाश्ता उन्होंने एम्प्लॉय किया, उसको पैसा पकड़ाया और बोला जाओ गांव देहात में जाओ और वीवर्स को एडवांस देकर के क्लॉथ की सप्लाई अपने हाथों में लेनी स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने जो है वो बहुत ही ज्यादा पैसा एडवांस के रूप में इन वीवर्स को देना स्टार्ट कर दिया, जो दाना डालने के बराबर था, कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास। और फिर उनके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। क्या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट? कि कपड़ा बनने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको ये कपड़ा ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा एट अ प्री डिफाइंड प्राइस, जो ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता, वीवर्स मान जाते थे इस चीज के लिए। धीरे धीरे वीवर्स जो है वो उनके ग्रिप में आ गए। ठीक है, कैसे? उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ गए। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब वो फोर्स करने लग गए वीवर्स को, टाइम पीरियड के लिए भी और अपनी पैसों के लिए भी, कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर इतने पैसे में आपको क्लॉथ देना पड़ेगा। अब क्योंकि वीवर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता था तो वो इससे बाहर भी नहीं निकल पाते थे, और अगर किसी वजह से डिले होता था या वीवर्स कपड़ा देने से मना करते थे तो ये गुमाश्ता जो है वो ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों को पकड़कर गांव ले आता था और फिर इन वीवर्स की पिटाई करवाता था, इनकी गाली गलौज होती थी, तो इनके साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। जबकि सप्लाई मर्चेंट ऐसे नहीं करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स क्या थे? वो गांव में ही रहते थे हमेशा, वीवर्स के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशन हुआ करता था, और अगर वीवर को किसी तरह की समस्या है तो वो समझते थे उस प्रॉब्लम को और मिलजुल कर इसका रास्ता निकाल लिया करते थे। लेकिन गुमाश्ता तो एक एम्प्लॉयड ऑफिसर था, वो ये सब नहीं देखता था, तो वो तो रफली
विद डिसिप्लिन, विद एंगर, विद ऑल द फ्लॉगिंग एंड ऑल, वो इन आर्मी को बुला के, इनके सिपाहियों को बुला के पिटवा भी देता था वीवर्स को, ठीक है, वीवर्स को की पिटाई भी करवा देता था टू गेट द सप्लाई। तो अगर वो वीवर्स डिले करते थे सप्लाई में तो उनके साथ ऐसी बदतमीजी होती थी। इस वजह से वीवर्स की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। बहुत सारे वीवर्स ने तो वीविंग का काम ही छोड़कर वो डेली वेजर्स और वर्कर्स इन क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में चले गए। दे बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में लेबर का काम करना ज्यादा बेहतर है, इन ब्रिटिशर्स और गुमाश्ता सिस्टम के अंदर काम करना बेकार है, मुश्किल है, ठीक है। ये तो वीवर्स के लिए समस्या क्रिएट कर ही रहा था, लेकिन एक और इवेंट हुआ जिसकी वजह से वीवर्स की तो बहुत ही मुसीबत खड़ी हो गई। क्या इवेंट हुआ? लेट मी टेल यू। मैनचेस्टर गुड्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, ठीक है, यानी ब्रिटिश मेड गुड्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैनचेस्टर इज नोन फॉर कॉटन क्लॉथ एट दैट टाइम। उस टाइम पर मैनचेस्टर जो लंदन के पास एक सिटी है, वहां पर बहुत सारी मिल्स, फैक्ट्रियां लग गई। किस चीज की? कपड़ा बनाने की, कॉटन के कपड़ा बनाने की। इंडिया से रॉ कॉटन और दूसरे देशों से रॉ कॉटन इंग्लैंड जाने लगा और वहां पर उससे कपड़ा बनने लगा, जो कि चीप था। क्यों चीप था? क्योंकि वो फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों में बन रहा था, तो सस्ता बनता था, हैंड लेबर से नहीं बनाया जाता था। ओके, इंडिया जो है को उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल से इंपोर्टर ऑफ क्लॉथ बना दिया। पहले इंडिया क्लॉथ एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड में, इस बाजी को टोटली उन्होंने पलट दिया। इस इंडिया पहले एक्सपोर्टर था, अब इंडिया को उन्होंने इंपोर्टर बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे किया? फिनिश गुड्स का इंपोर्टर कैसे बनाया? इंडस्ट्रीज जो है इंग्लैंड में बनी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा क्या कि आप इंडिया से जाने वाले जो गुड्स हैं, खासतौर पे जो टेक्सटाइल है, उस पर हैवी टैक्सेस लगा दो। रॉ मटेरियल्स पे मत लगाओ, फिनिश गुड्स यानी कपड़े पे आप टैक्स लगा दो। अगर कॉटन आती है वहां पे कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉटन तो हम अपनी इंडस्ट्री में यूज करेंगे। अगर कपड़ा आता है तो उस पर हाई टैक्सेस लगा दो। क्यों लगा दो? ताकि इंडिया से जाने वाला जो क्लॉथ है वो महंगा हो। अब वो क्लॉथ बहुत महंगा हो गया, तो इंग्लैंड में उस क्लॉथ की डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है। तो डिमांड कम हो गई, इंडिया का एक्सपोर्ट इंग्लैंड की तरफ बंद सा हो गया, ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। और इंडियन वीवर्स के लिए इसकी वजह से क्या हुआ? परेशानी चालू हो गई। अब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एनकरेज किया कि वो इंडिया से कपड़ा ले जाकर इंग्लैंड से कपड़ा ले जाकर इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जो भी गुड्स अब ब्रिटिश इंडस्ट्री बना रही थी, वो शिप्स में लोड करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया लाने लग गई, इंडिया में बेचने के लिए। लोकल मार्केट्स में अब ब्रिटेन में बना हुआ, इंग्लैंड में बना हुआ, मैनचेस्टर में बना हुआ कपड़ा बिकने लग गया, जिससे कि जो इंडियन वीवर्स इंडियन मार्केट में सप्लाई करते थे, वहां पे भी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। इंग्लैंड में तो उनका बिजनेस खत्म हो ही गया था, लेकिन वो अभी सर्वाइव कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया में अभी उनकी मार्केट बची हुई थी। लेकिन जब वहां से कपड़ा, इंग्लैंड से कपड़ा, मैनचेस्टर से कपड़ा इंडिया आने लग गया, तो इंडिया में भी वीवर्स की मार्केट पे असर पड़ने लगा और इंडिया में भी उनकी कपड़े की डिमांड कम होने लग गई, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने में भी वीवर्स को डिफिकल्टी आने लग गई, क्योंकि जो ये इंग्लैंड की बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से बल्क में कॉटन को यहां से परचेज कर लेते थे। तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में जब वो कॉटन परचेज करते थे, तो वो चीप प्राइसेस पर ये कॉटन को खरीद पाते थे। वीवर्स जो है वो छोटी क्वांटिटी में कॉटन को परचेज करते थे, तो उनको ये कॉटन महंगी मिलती थी। अब बड़े बड़े ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जब लार्ज क्वांटिटी में इंडिया से कॉटन को परचेज कर लेंगे, तो कॉटन के जो प्राइसेस हैं इंडियन वीवर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो गया। अमेरिका भी कॉटन का बड़ा सप्लायर था, लेकिन अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ, तो अमेरिका से आने वाली जो कॉटन की सप्लाई थी वो कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। तो जितने भी इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर्स थे, मैनचेस्टर के मैन्युफैक्चरर्स थे कॉटन टेक्सटाइल के, वो इंडिया में ही पूरे फोकस हो गए और इंडिया से और ज्यादा डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से इंडियन वीवर्स के लिए अब रॉ कॉटन बहुत महंगा हो गया। ऑलरेडी इंग्लैंड में वो बेच नहीं पा रहे थे कपड़ा, इंडिया में भी उनको जो है कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, प्राइसेस कम हो गए थे, ऊपर उसके ऊपर रॉ मटेरियल्स यानी कॉटन का प्राइस इतना बढ़ गया इंडिया में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वीवर्स का कोलैप्स हो गया, तबाह हो गए, ठीक है। सो अब इंडियन वीवर्स ने इस कंडीशन में कैसे सरवाइव किया, हम इसको देख लेते हैं। हाउ डिड द इंडियन वीवर्स सरवाइव।
तो इंडियन वीवर्स ने इसमें सर्वाइव ऐसे किया कि कुछ इंडियन वीवर्स ने बहुत ही पुअर इंडियन पीपल के लिए क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही कोर्स यानी बहुत हल्की क्वालिटी का कपड़ा था, जो कि ब्रिटिशर्स भी नहीं बनाते थे। उतनी हल्की, चीप और सस्ता कपड़ा ब्रिटिशर्स भी मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। बट ऐसे कपड़े की डिमांड जो है वो अनसर्टेन रहती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है और ये गरीब लोगों को उनकी वेजेस सैलरी सही मिल रही हैं तो वो कपड़ा खरीदने आ जाते थे और इन वीवर से ये हल्की क्वालिटी का कपड़ा खरीद लेते थे, तो उनकी सेल हो जाती थी। लेकिन किसी वजह से मान लो सूखा पड़ गया है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से ये जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस नहीं मिल पा रही है, सैलरीज नहीं मिल पा रही है, या पुअर पीजेंट्स हैं उनको पैसा नहीं आ रहा है, वो फिर कपड़ा नहीं खरीदते थे। तो वीवर्स की जो कि पुअर पीपल के लिए कपड़ा बना रहे थे उनकी डिमांड अनसर्टेन ही रही, बट फिर भी किसी तरीके से उन्होंने ऑन एंड ऑफ कैसे ना कैसे करके अपना गाड़ी चलाते रहे, रोजी रोटी कमाते रहे। दूसरी जो कैटेगरी थी वीवर्स की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटली एक डिफरेंट स्टाइल चूज कर लिया। उन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज्ड लग्जरी इंडियन क्लॉथ पर फोकस किया, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, एक्सपेंसिव सिल्क साड़ीज हो गई, एक्सपेंसिव हैंकरचीज हो गए, एक्सपेंसिव धोतीज हो गई। इस तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली इंडिया ट्रेडिशनल लोग परचेज करते थे अपनी ट्रेडिशनल रिचुअल्स के लिए, फेस्टिविटीज के लिए और वेडिंग्स के लिए और दूसरी चीजों के लिए, जो कि इंग्लैंड में नहीं बनाए जा सकते थे। उसको रेप्लिकेट करना, उसको कॉपी करना मशीन्स के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर इंडियन वीवर्स ने स्पेशलाइजेशन करनी स्टार्ट कर दी और ये प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमेशा जो वेल टू डू लोग थे, रिच लोग थे, या जिनके पास पैसा होता था, वो लोग खरीदते थे इन चीजों को। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा उनके पास बनी रहती थी, तो वीवर्स किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, गॉट इट। अब इंडिया में जो इंग्लैंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस स्टाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कैसे आ पाई, अब हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो कुछ यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज, बिजनेस मैनेजिंग कंपनीज इंडिया में आ गई, जैसे कि एक नाम था बर्ड हिगलर, ये कंपनी थी जो कि यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज थी। ओके, इसके अलावा एंड्रयू ह्यूल करके एक कंपनी थी, एंड जार्डिन एंड स्किनर करके एक कंपनी थी। ये 2-3 कंपनियों के नाम आपको याद रखने। ये कंपनीज क्या थी, ये मैनेजमेंट कंपनीज थी, बिजनेस मैनेजमेंट कंपनीज थी, ये इंडिया में आ गई। ओके, और इंडिया के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन थे इंडियन, उनके साथ इन्होंने डिस्कशंस स्टार्ट किए और उनके साथ डिस्कशंस के बाद यह डिसाइड किया गया कि इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने अच्छा पैसा बना लिया है, वो पैसा लगाएंगे और ये यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन ट्रेडर्स के लिए फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगी, वो मशीनरी लेकर के आएंगे और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो इन बड़े ट्रेडर्स के लिए रन भी करेंगे और ऑपरेट भी करेंगे। तो जो बिजनेसमैन है उसको पैसा लगाना है और उसको अपना प्रॉफिट गिनना है, बाकी सारा जो सिरदर्दी है, बाकी सारा जो काम है वो कौन करेगा, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ये प्रॉफिट्स को आपस में बांट लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो इंडिया में कुछ फेमस बिजनेसमैन उस टाइम पे द्वारकानाथ टैगोर, जे.एन. टाटा, दिनशा पेटीट, सेठ हुकमचंद एंड जीडी बिरला। आज भी कुछ नाम अगर आप देखो, बिरला, टाटा, ये आज भी चले आ रहे हैं, उस जमाने से, उस टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से। इन्होंने इन यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया। किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स को इंडिया में खोलने के लिए। तो इन्होंने पैसा कहां से कमाया था, इंडियन जो ये ट्रेडर्स थे वो चाइना के साथ ट्रेड करने से इन्होंने पैसा कमाया था, बाय बिकमिंग अ जूनियर पार्टनर्स ऑफ ब्रिटिशर्स टू ट्रेड विद चाइना। क्योंकि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, बट इंडियन ट्रेडर्स का चाइना में कॉन्टैक्ट्स थे, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन ट्रेडर्स के थ्रू चाइना के साथ ट्रेडिंग किया करते थे, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करते थे चाइना के साथ। गॉट इट, क्लियर है। सो अब ये जो इंडियन ये जो ट्रेडर्स थे ये क्या किया करते थे, ओपियम ट्रेड में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ओपियम अफीम हिंदी में ना ड्रग्स होती है एक तरीके की, जो चाइना में ब्रिटिशर सप्लाई करते थे, लेकिन वो डायरेक्टली खुद नहीं सप्लाई करते थे, वो इंडियन ट्रेडर्स के थ्रू ये ओपियम को सप्लाई करते थे और उससे जो पैसा उन्होंने कमाया उससे वो टी वगैरह खरीदकर इंडिया
ब्रिटिशर्स फिर इंग्लैंड लेके जाते थे। ठीक है, इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे थे। तो इस पूरे प्रोसेस में इंडियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफी पैसा बनाया था। अब इस पैसे का किया क्या उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने यूरोपियन मैनेजिंग कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। ठीक है, बट कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री में बनाने स्टार्ट किए? वो प्रोडक्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में ना हो। ऐसा इसलिए किया बिकॉज पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल रखा हुआ था। ठीक है, तो अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते जो कंपटीशन देता, वो प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स चलने नहीं देते। तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जो कि ब्रिटिशर्स के साथ कंपीट ना करे। खास तौर पर उन्होंने लो क्वालिटी थ्रेड, उस पर फोकस किया। ये जो लो क्वालिटी थ्रेड था उसकी चाइना में बहुत डिमांड थी, यान की, धागे की। तो उन्होंने स्पिनिंग यूनिट्स सबसे पहले ब्रिटिश, ये जो यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया में जो फैक्ट्रियां लगवाई इन बिजनेसमैन की, वो किस चीज की थी? वो धागा बनाने की थी। कौन सा धागा? हल्की क्वालिटी का धागा। क्यों? क्योंकि उस धागे की डिमांड चाइना में बहुत थी। तो यहां से वो धागा बनाकर चाइना ले जाने लगे और वहां से वो पैसा कमाने लगे। लेकिन इस बिजनेस में भी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई? जापान के अंदर स्पिनिंग यूनिट सेटअप हो गए जो कि इंडिया से भी सस्ते दामों पर धागा बनाने लग पड़े और उन्होंने चाइना में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडिया से बिकने वाला जो धागा था उसकी डिमांड कम हो गई। अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लगा, इंडियन बिजनेसमैन को लगा कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फैक्ट्री तो लग गई है धागा बनाने की, अब धागा बन भी रहा है लेकिन उसकी चाइना में डिमांड तो है नहीं, क्या करें? तो यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग, जो यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज थी, उनकी मदद से अब उन्होंने धागे को बुनकर कपड़ा बनाने की मशीनें भी लगा ली और धीरे धीरे इंडिया में कपड़ा भी बनने लग गया। लेकिन किस टाइप का कपड़ा? हल्के धागे से, हल्की क्वालिटी का कपड़ा जो कि इंग्लैंड के साथ कंपीट ना करे, क्योंकि अगर उनके साथ कंपीट करेगा तो इंग्लैंड इंडिया का वो काम चलने नहीं देगा क्योंकि उनका कंट्रोल था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाता है इंडिया में। हमने इंग्लैंड में तो देख लिया कि वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, अब इंडिया में वर्कर्स की क्या कंडीशन थी हम उसको देखेंगे।